हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में गिब्स फ्री एनर्जी को समझने वाले हैं और इस गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से हम नस्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। ओके, आज का टॉपिक हमारा क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, और इस गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से हम नस्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। ओके, और नस्ट इक्वेशन हमारी क्या है, नस्ट इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करती है, उसे फाइंड करती है, उसे कैलकुलेट करती है। तो हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जा कर के वो देख सकता है। ओके, तो आज हम गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से नस्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। और नस्ट इक्वेशन क्या करती है, वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करती है। चलिए पहले समझते हैं क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी। जब हम गिब्स फ्री एनर्जी को समझ जाएंगे तब हम आसानी से नस्ट इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नस्ट इक्वेशन का, उससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं क्या है नस्ट ये गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से डोनेट करते हैं। आपने 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। चलो इसकी डेफिनेशन करते हैं। किसी भी सब्सटेंस के पास जो भी एनर्जी अवेलेबल होती है, किसी भी सब्सटेंस के पास खुद की जो एनर्जी है जो वो केमिकल रिएक्शन में यूज करता है, एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में यूज कर लेता है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। कि फ्री है यानी कोई भी सब्सटेंस है उसके पास खुद की कोई ना कोई एनर्जी होती है और वो उस एनर्जी का यूज केमिकल रिएक्शन में या ट्रांसफॉर्मेशंस में करता है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए जरा, द अवेलेबल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड इन अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और रिएक्शन इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, बहुत सिंपल है गिब्स फ्री एनर्जी। जैसे किसी भी सब्सटेंस के पास अपनी खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक तरह से ये भी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी, किसी भी सब्सटेंस की एक तरह से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो ये किसी को किसी भी वर्क डन में यूज करता है। अभी हमने क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़े थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको बताया था कि वहाँ पर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो खुद से ही होने लगती हैं, उन्हें हम इनिशिएट नहीं करते, खुद से होती हैं। तो जब खुद से हो रही हैं तो क्या होगा, वहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज होगी बताओ, जब हम उन्हें कोई एनर्जी नहीं दे रहे, जब हम उस रिएक्शन के लिए कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो खुद से हो जा रही है, तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज हो रही होगी, वहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी, वो सब्सटेंस होंगे, जो रिएक्टेंट्स होंगे, वो अपनी गिब्स फ्री एनर्जी का यूज कर रहे होंगे केमिकल रिएक्शन में, ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, तो वही हम यहाँ पर रिलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे हम रिलेट करते हैं। ओके, चलो, हमें पता है कि गैल्वेनिक सेल, हमने एग्जाम्पल लिया गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जो स्पॉन्टेनियस होती हैं। अब जब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होंगी, खुद से हो रही हैं, तो जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर कोई ना कोई वर्क डन होगा। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, तो मान लीजिए जब कोई रिएक्शन होती है तो कोई ना कोई तो वर्क होगा। जब कोई ना कोई वर्क होगा तो वहाँ पर एनर्जी का लॉस भी होगा। तो जो एनर्जी का यूज हुआ वो कौन सी एनर्जी का यूज हो रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी का। चलो समझते हैं इसको एक बार और। जब कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर जो एनर्जी का यूज होता है, तो उस रिएक्शन में कोई ना कोई वर्क भी होता होगा। तो कितना वर्क होता है जरा से चेक करते हैं। वर्क डन बाय अ सेल, वर्क डन बाय अ सेल, किसी भी सेल के द्वारा कितना वर्क होगा एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में। एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में
जो कि एग्जाम्पल हमने किसका लिया है, रेडॉक्स, उसका डैनियल सेल का। तो डैनियल सेल में जब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होंगी तो वहाँ पर कोई ना कोई वर्क डन होगा। तो वर्क डन बाय अ सेल, इसे बोलते हैं हम डब्लू। डब्लू फॉर वर्क क्या होता है, क्यू इंटू वी। ये आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है फिजिक्स में। क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू चार्ज है, और वी क्या है हमारा, वोल्टेज, वी फॉर वोल्टेज, ठीक है। क्यू चार्ज है और ये वी वोल्टेज है। जरा समझते हैं क्यू और वी क्या है ये। जब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती हैं तो वहाँ पर चार्ज का क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है, चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो करता है और वोल्टेज भी क्या होता है, वहाँ पर वोल्टेज भी आता है। तो चार्ज और इनटू वोल्टेज को हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन। ओके, तो इतना वर्क डन होता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ओके, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, बहुत ध्यान से देखना है इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी का यूज बहुत जगह होने वाला है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इससे। ओके, अब सपोज कर लीजिए, मान लीजिए किसी भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में एन इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एन मोल इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। चलो इसे समझ लेते हैं एक बार। डैनियल सेल का हमने एग्जाम्पल लिया है। तो डैनियल सेल में क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, देखो कैथोड पर क्या होता है, एट कैथोड क्या होता है, कैथोड पर कॉपर जो है, चलो पहले एनोड करते हैं। ओके, एट एनोड क्या होता है, यहाँ पर जिंक रॉड जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है और क्या हो जाती है, जिंक आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अब इसको हम स्टैच्यूमेट्री में लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 मोल, देखो लिख रहा हूँ, 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ जिंक ions and 2 moles of electrons and 2 moles of electrons। सिंपल है, देखो 1 मोल ऑफ जिंक, यहाँ पर 1 मोल है, देखो जिंक के 1 मोल ने 1 मोल जिंक आयंस प्रोड्यूस किए और 2 मोल क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए। तो यहाँ पर ये 2 मोल्स जो हैं ये क्या है, चार्ज है। 2 मोल्स का चार्ज प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर। अब आते हैं एनोड पर, सॉरी कैथोड पर। एट कैथोड पर क्या होगा, जो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिए, सॉरी कॉपर आयंस ने, और कॉपर बन जाएगा। तो इसे लिखेंगे हम, इसे लिख देंगे 1 मोल ऑफ कॉपर आयन, 1 मोल ऑफ कॉपर आयन react with 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर। तो इस पूरी रेडॉक्स रिएक्शन में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो वो हुआ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। इस पूरी केमिकल रिएक्शन में, पूरी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो वो हुआ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। यही हमारा क्या है, क्यू है। अब देखो कैसे निकालते हैं। अब एक चीज़ सुनते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 96500 कूलाम। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है वो 96500 कूलाम के इक्वल होती है। अब हमारे कितने मोल्स थे, 2 मोल्स थे। ओके, जितने भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं या ट्रांसफॉर्म होते हैं किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में, उसको हम 96500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या आता है, हमारा चार्ज आता है। ओके, अब देखो सुनो, अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, अब इसको हम 1 फैराडे बोलते हैं, 1 फैराडे भी इसको हम बोलते हैं। 96500 कूलाम को
96500 कूलाम को हम 1 फैराडे भी बोलते हैं, 1F। एक बार और समझेंगे, इस पूरी केमिकल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? 2 का हुआ, 2 का हुआ। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है 96500 कूलाम, और जिसको हम 1 फैराडे के नाम से भी जानते हैं। तो 1 मोल में 1 फैराडे है, तो 2 मोल में कितने होंगे? 2 फैराडे होंगे। n मोल्स में कितने होंगे? n मोल्स, मान लीजिए हम जनरल बात कर रहे हैं, हम कोई सेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी सेल की बात नहीं करेंगे, ना डैनियल सेल, ना कोई सेल नहीं ले रहे हम। तो हमने एक जनरल बात बोली कि n इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए सपोज करिए n इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्म होने से कितना चार्ज ट्रांसफॉर्म हुआ? तो वो हो जाएगा NF। कितना हो जाएगा? NF, क्योंकि 1 मोल से कितना है? 1F है, तो 2 मोल से 2F, n मोल से NF। तो देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 1 मिनट। देखो, इफ n मोल of electrons, if n moles of electron are flowing, फ्लो कर रहे हैं, then टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जिसे हम बोलते हैं Q, कितना हो जाएगा? NF। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। जब 1 मोल था तो 1F था, 2 मोल थे 2F था। जब यहाँ पर n मोल्स फ्लो कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? NF हो जाएगा। यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी आ गई? NF। अब ये B क्या है? V इजिकल टू है वोल्टेज। V है वोल्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? E सेल भी बोलते हैं, E नॉट सेल, E सेल बोलते हैं, सॉरी E सेल बोलेंगे लोग। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आती है वो उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा? ई सेल के। तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू और V की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जरा करो पुट। तो W इजिकल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? NF और E सेल। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ओके ओके। अब जरा सोचना, कुछ एक कंसेप्ट है यहाँ पर। हमने बताया था कि जब कोई वर्क होता है तो वर्क होने में कौन सी एनर्जी का लॉस होता है? एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी का। तो यहाँ पर भी तो कोई वर्क हो रहा है, यहाँ पर भी वर्क हो रहा है। जब कोई वर्क होगा स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में तो वहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? उसका लॉस होगा। तो ज़रा समझें इसे। 1 मिनट और मैं इसे रब कर दूँ थोड़ा सा और। देखो, सपोज करो जब वर्क डन होगा तो जो डेल्टा G है, गिब्स फ्री एनर्जी है, वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी उसमें लॉस आएगा, यानी वो कम हो जाएगी ना। पहले प्लस में थी, अब थोड़ी कम हो गई, माइनस में आ जाएगी। गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी ना किसी भी सब्सटेंस की, जब वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके। अब यहाँ पर W की वैल्यू क्या लगा देंगे हम? इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 ले लें, इसे मान लें इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम W की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस डेल्टा G इजिकल टू NF E सेल। इसको और आगे ले जाएं हम, डेल्टा G इजिकल टू हो जाएगा माइनस NF E सेल। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल वे में समझाया है। ये तो था नॉर्मल कंडीशंस पर। सपोज करो ये चीज़ हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पर कर दें, लिख दे रहा हूँ, इन स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हो जाएगा? देखो ज़रा, ये बन जाएगा डेल्टा G नॉट, स्टैंडर्ड हो गया, इजिकल टू माइनस NF
ये बन जाएगा ई नॉट सेल। ओके, ये है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। ये है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में ये वाली, और ये है स्टैंडर्ड कंडीशंस में। ओके, अब इस गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से हम नस्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। ओके, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नस्ट इक्वेशन को। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैलकुलेट करेंगे किसकी हेल्प से? नस्ट इक्वेशन की हेल्प से। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड को हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो वहीं पर आ चुके हैं हम सेकंड पार्ट पे उसके। ओके, तो नस्ट जो थे, एक साइंटिस्ट का नाम है नस्ट। नस्ट ने क्या किया, एक ऐसी इक्वेशन को उठाया उन्होंने थर्मोडायनामिक्स से। उन्होंने एक ऐसी इक्वेशन ली थर्मोडायनामिक्स से, जो इक्वेशन देखो ये वाली है। पहले एक बार और समझो, पहले समझ लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड है क्या, होता क्या है, उसके बाद आगे आएंगे इस पे आगे। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड का मतलब होता है टेम्परेचर 298 हो या नहीं हो, चलो, प्रेशर 1 बार 1 atm, कंसंट्रेशन 1 मोलर। देखो, जब हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस पढ़ी थी तो वहाँ पर क्या था, टेम्परेचर 298 केल्विन था, प्रेशर 1 atm था, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो क्या थी, 1 मोलर थी। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर क्या है, इनमें से कोई भी एक स्टैंडर्ड हो सकता है। मान लीजिए ये 298 हो, ये 1 बार 1 atm हो, लेकिन ये 1 मोलर ना हो, तब भी क्या हो गया, ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया ना। ये तीनों होने चाहिए तभी होगा स्टैंडर्ड। इन तीनों में से एक भी कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो उसे हम नॉन स्टैंडर्ड मानेंगे। जैसे मान लीजिए हमने सपोज कर लो टेम्परेचर जो है 298 केल्विन मान लिया इसमें, और प्रेशर भी 1 atm मान लिया, लेकिन कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो उस कंडीशन को भी हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड बोलेंगे। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड होनी चाहिए, चाहे तीनों हो कोई या एक हो। यदि तीनों स्टैंडर्ड हैं तो वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो इन कंडीशंस पर हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो नस्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत ही चालाकी से एक इक्वेशन ली थर्मोडायनामिक्स से। थर्मोडायनामिक्स से एक इक्वेशन ली, जिस इक्वेशन का नाम है क्या है, देखो ये डेल्टा जी। आपको मैंने 11th क्लास में पढ़ाई थी इक्वेशन, थोड़ा याद करना आप। 11th क्लास में आपको समझाई थी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln Q। ये इक्वेशन है। डेल्टा जी क्या है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, और ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। आर क्या है, यहाँ पर आर गैस कांस्टेंट है, आप जानते हैं इसके बारे में। टी टेम्परेचर है। यहाँ पर जो टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं वो केल्विन में यूज करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर हम केल्विन में ही यूज करेंगे। और ln हमारा क्या है, नेचुरल लॉग है। और Q क्या है, ये Q है रिएक्शन कोफिशिएंट। आपको 11th क्लास में बताया था इसके बारे में, रिएक्शन कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, अब इस इक्वेशन की हेल्प से इन्होंने नस्ट इक्वेशन ड्राइव की। चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं ये। देखो, वेयर R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। क्या है ये, गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये होती है इसकी यूनिट। आगे T कितना है, यहाँ पर T है हमारा टेम्परेचर है, जो होता है 298 केल्विन। इसकी वैल्यू कितनी है, 298 केल्विन। और लॉग ln जो है वो लॉग E है, ln को बोलते हैं नेचुरल लॉग, और ये लॉग E के इक्वल होता है।
और log E को जब हम कन्वर्ट करते हैं log 10 बेस में, तो ये 2.303 log 10 बेस बन जाता है। ठीक है, ln को हम जब log 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी वैल्यू बन जाएगी ये। ओके, Q क्या है? Q हमारा क्या है? रिएक्शन कॉफिशिएंट है। ओके, चलो अब ड्राइव करते हैं। अब हमने अभी गिब्स फ्री एनर्जी में डेल्टा G की वैल्यू निकाली थी और डेल्टा G नॉट की वैल्यू लगाई थी, तो उसे पुट कर दो यहाँ पर। डेल्टा G क्या था वहाँ पर? माइनस NF ई सेल ये था, इजिकल टू ये था माइनस NF ई नॉट सेल प्लस RT ln Q। ओके, अब इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इस पूरी इक्वेशन में दोनों साइड में माइनस NF से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग लिख दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय माइनस NF। माइनस NF से इस इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे हम, तो माइनस NF ई सेल अपॉन हो जाएगा माइनस NF इजिकल टू माइनस NF ई नॉट सेल अपॉन में हो जाएगा माइनस NF प्लस RT ln Q। ओके, अब NF से NF हम काट दें ये, और ये इससे कटा, तो क्या बचा? इधर बचा ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल प्लस RT ln Q। ओके, इतना समझ में आया? आगे रफ करते हैं इसको और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो आगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए रफ करते हैं इसको। देखिए क्या करते हैं अब जो वैल्यू हमने यहाँ देखो, R की वैल्यू, T की वैल्यू, ln की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। R की वैल्यू पता है हमें, T की वैल्यू पता है, log E की वैल्यू पता है, तो log ln की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल, आगे करेंगे माइनस हो जाएगा ना, ये सॉरी यहाँ पर वो रह गया ना, सॉरी यहाँ पर NF और है ना, ये देखो ये NF इस पे भी डिवाइड होगा NF से, माइनस NF से हम इसको भी डिवाइड करेंगे ना। देखो इधर कर दिया, बोथ साइड में करेंगे ना, यहाँ पे डिवाइड किया माइनस NF से, यहाँ से किया और यहाँ भी किया, तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा माइनस का बचेगा, माइनस का RT ln अपॉन NF ये बचेगा। ओके, देखिए जब हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को माइनस NF से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड हमने नहीं किया था अभी, तो हमने यहाँ पे भी अब डिवाइड कर दिया है, वो सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर जब माइनस प्लस क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, माइनस RT ln अपॉन NF हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें इस पूरी इक्वेशन में R की वैल्यू, T की वैल्यू, N की वैल्यू, F की वैल्यू पुट करनी है। N तो यहाँ पर कुछ है नहीं, N की वैल्यू ऐसे रहने देंगे। देखो R की वैल्यू कितनी है? 8.314, T की वैल्यू 298 अपॉन N की वैल्यू पता नहीं हमें, क्योंकि हमने किसी भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को लिखा नहीं यहाँ पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं मालूम कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये N क्या है यहाँ पर? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म हुए। F की वैल्यू पता है कितनी होती है? F चलो आप लिख रहा हूँ, F इजिकल टू है फैराडे कांस्टेंट।
फैराडे कांस्टेंट है ये, और इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलाम। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 96500 कूलाम होता है ये। ओके, अब एल है, एल की वैल्यू कितनी है 2.303 log 10 बेस, और इधर आ जाएगा Q, क्या आ जाएगा Q, देखो ये बन गया 8.314 इंटू 298 इंटू log 10 की log एल की वैल्यू है 2.303 log 10 बेस इंटू Q अपॉन n इंटू एफ की वैल्यू ये है। जब हम इस पूरी वैल्यू को, देखो ये इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, अब इससे डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू निकल के आती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये हो जाएगा 0.059 अपॉन में क्या हो जाएगा n, यहाँ आ जाएगा log 10 बेस, और ये Q है यहाँ पर रिएक्शन कोफिशिएंट। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है। थोड़ा इसको और हम अभी और शॉर्ट कर लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 10, Q हो जाएगा हमारा 1 अपॉन मेटल आयन। ये है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। ओके, और नेक्स्ट इक्वेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा आपके न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है नेक्स्ट इक्वेशन, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स से सॉल्व करेंगे हम। ओके, वीडियो क्लोज करते हैं यहीं पर। आपको कोई डाउट रहता है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।